हेलो क्लास 11, वेलकम टू द इजी इको क्लास। आज आपका प्रोडक्शन चैप्टर का ये एक लास्ट टॉपिक है हमारा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। समझ लीजिए, अभी तक हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स पढ़े हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स बोलते थे। ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है और ये एक ऐसा लॉ है जो लॉन्ग रन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? लॉन्ग रन पे। हमने अभी तक जितने भी लॉ पढ़े वो सारे शॉर्ट रन पे बेस्ड थे, लेकिन ये लॉन्ग रन पे बेस्ड है। और लॉन्ग रन पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एक ही फैक्टर होता है, वो होता है वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स भी वेरिएबल फैक्टर्स में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि जो भी हम बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो कई सालों के लिए करते हैं। मीन्स 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मतलब काफ़ी टाइम के लिए करते हैं। तो इस वजह से हमारे जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो भी वेरिएबल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है। रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट फैक्टर्स चेंज साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें आउटपुट में चेंज कब आता है? जब हम सारे इनपुट, जितने भी हमारे इनपुट हैं, वो एक साथ चेंज कर दें इन सेम प्रपोर्शन इन लॉन्ग रन। सेम प्रपोर्शन में चेंज करें, मतलब अगर हम आउटपुट अपना इंक्रीज करना चाहते हैं तो उतना ही सेम प्रपोर्शन पे हम अपने इनपुट इंक्रीज करें, तो वो क्या कहलाता है? हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बेटा हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने आपका पढ़ा था, हमने जैसे उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 टाइप्स पढ़े थे हमारे। पहला था हमारा इंक्रीजिंग, दूसरा था हमारा डिक्रीजिंग रेट और तीसरा था हमारा नेगेटिव। इसमें भी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी 3 टाइप्स का है। 3 टाइप्स का कौन कौन से हैं? इसमें एक हमारा आता है इंक्रीजिंग, ठीक है, एक हमारा आता है इंक्रीजिंग, एक हमारा आता है कांस्टेंट, ठीक, एक हमारा आता है कांस्टेंट और एक हमारा आता है डिक्रीजिंग। मींस इसमें एक अलग फैक्टर होता है जो कि है हमारा कांस्टेंट फैक्टर। मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा और फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। उसमें हमने यही पढ़ा था ना। सो इसमें क्या है? इंक्रीजिंग रेट है, देन कांस्टेंट है, देन डिक्रीजिंग है। समझ लो एक बार इसको, फिर मैं इसको बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन। मान लो मैंने एक लेबर लगाया अपना प्रोडक्शन करने के लिए और एक कैपिटल यूज करी। कैपिटल को हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्शन के लिए एक लेबर लगाया और एक कैपिटल यूज करी। तो मान लो उसमें जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारी 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है? 5 क्वांटिटी। ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने अपने लेबर बढ़ा दिए, मैंने 2 लेबर कर दिए और मैंने कैपिटल भी 2 कर दी। ठीक, सेम प्रपोर्शन पे। ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया आपको कि सेम प्रपोर्शन पे साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेम प्रोपोर्शन पे ये चेंज किए, मतलब जस्ट डबल कर दिया। तो अगर मेरा जस्ट डबल आता, मीन्स मान लो मुझे पता नहीं अभी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, मान लो अगर ये क्वांटिटी 10 बनाते हैं ये लोग, 2 लेबर और 2 कैपिटल मिलके 10 क्वांटिटी बनाते हैं। मतलब पहले 5 बनाए थे, फिर उसका जस्ट डबल बनाते हैं। जैसे यहाँ मैंने डबल किया, वैसे क्वांटिटी भी डबल हुई। तो ये हमारा कौन सी कंडीशन कहलाएगी? ये हमारी कांस्टेंट कंडीशन कहलाएगी। जितना हमारा चेंज हम इनपुट में कर रहे हैं, सेम वही चेंज अगर हमारा आउटपुट में आता है तो वो कांस्टेंट रेट से कहलाता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने 1 से 2 लेबर कर दिए और 1 से 2 कैपिटल कर दिए और सेम प्रपोर्शन पे उतना ही डबल हमारा क्वांटिटी हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा रेट कहलाएगा? कांस्टेंट रेट। ठीक है, अब इंक्रीजिंग समझो। मान लो यहाँ 2 लेबर थे और 2 कैपिटल थी। ठीक है, अब ये यहाँ पे अभी तक 5 क्वांटिटी करते थे। मान लो इन लोगों ने मिलके 50 क्वांटिटी कर दी। ठीक है, जस्ट 10 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस कहलाएगा? ये हमारा केस कहलाएगा इंक्रीजिंग का। किसका केस कहलाएगा? इंक्रीजिंग
रिटर्न टू स्केल, क्योंकि भाई हमने तो दुगना किया था लेकिन इसने हमको आउटपुट कितना दिया, 10 गुना दे दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब डिक्रीजिंग केस समझ लो। मान लो लेबर हमारे 2 थे, कैपिटल हमारी 2 थी, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ कितनी हुई, 7 क्वांटिटी हुई, मतलब हमारी डबल भी नहीं हुई, डबल से भी कम हुई, तो ये हमारा कौन सा केस कहलाएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने इनपुट को डबल किया लेकिन क्वांटिटी हमारी कितनी, कम ही रही, ना ही डबल हुई ना ज्यादा हुई और कम रही, तो ये हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग केस। हालांकि ये केस अप्लाई नहीं होता है लॉन्ग रन के केस में। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हम कोई बिजनेस बहुत सालों से चला रहे हैं तो अगर हमें उसमें फायदा नहीं होगा तो हम वो बिजनेस चलाएंगे ही क्यों, हम प्रोडक्शन करेंगे ही क्यों, तो ये वाली कंडीशन होती ही नहीं है, डिक्रीजिंग बहुत कम होती है। ऐसा माना जाता है कि डिक्रीजिंग कंडीशन नहीं होती है, बट फिर भी ये इसमें एड ऑन है इसलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो लॉ है ये पहला ऐसा लॉ है जो लॉन्ग रन पे बेस्ड है और उसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है इंक्रीजिंग, एक हमारा होता है कांस्टेंट और एक हमारा होता है डिक्रीजिंग। अब इसको थ्रू डेफिनेशन पढ़ लो, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट और डिक्रीजिंग को पढ़ लेते हैं। इफ आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट देन इंक्रीजिंग रिटर्न, जब भी हमारा आउटपुट मोर देन प्रोपोर्शनेट से इंक्रीज करता है, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो हमारा, ये मैंने कंडीशन बताई ना, वो इनपुट से ज्यादा इंक्रीज करे, ठीक है, मोर देन इंक्रीज करे, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है, वो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाली कंडीशन होती है। ठीक है, याद कर लीजिए, जब भी हमारा आउटपुट इंक्रीज हो मोर देन प्रोपोर्शनेट से, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है, वो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न कंडीशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एंड इफ आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेट देन डिक्रीजिंग रिटर्न, मतलब आउटपुट जो है हमारा वो लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है, मीन्स हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जब हमने डबल किया जस्ट लेबर और कैपिटल को, बट आउटपुट जो था हमारा वो डबल ना होके और कम आया, तो जब लेस देन हो कंडीशन, जब लेस देन चेंजमेंट आए या लेस देन इंक्रीज हो, तो हमारी कौन सी कंडीशन होती है, डिक्रीजिंग रिटर्न कंडीशन होती है। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न कंडीशन होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ ऑल द फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रपोर्शन, अगर हम सेम प्रपोर्शन पे सारे फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं या चेंज करते हैं, एंड आउटपुट इंक्रीजेज इन सेम प्रपोर्शन, और हमारा जो आउटपुट है वो सेम प्रपोर्शन पे चेंज हो, ठीक है, सेम प्रपोर्शन पे इंक्रीज हो, जो मैंने यहाँ आपको कांस्टेंट की कंडीशन बताई कि जैसे ही मैंने डबल किया तो क्वांटिटी आउटपुट भी हमारा डबल निकला, तो सेम हो गया ना, डबल लेबर डबल कैपिटल डबल आउटपुट, तो ये चेंजमेंट सेम हो गया ना। तो जब भी हमारा सेम प्रपोर्शन पे इंक्रीज करेगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी, रिटर्न टू स्केल इज कांस्टेंट, जो रिटर्न टू स्केल होगा हमारा वो कांस्टेंट से चेंज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के हमारे कुछ डिसइकोनॉमीज होती हैं कि क्यों आखिरकार डिक्रीज हुआ है। ठीक है, क्या कारण था डिक्रीजिंग का, तो वो होती है हमारी, एक होती है हमारी इंटरनल डिसइकोनॉमीज, मतलब इंटरनल गलतियों की वजह से हमारा डिक्रीजिंग आया है, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। ठीक है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, ठीक है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। ठीक, ये 2 तरह की डिसइकोनॉमीज होती हैं। समझ लो एक बार इसको कि ये होती क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। समझ लीजिए, इंटरनल डिसइकोनॉमीज वो डिसइकोनॉमीज होती हैं जो कंपनी या प्रोडक्शन सफर करता है जब खुद की ही गलतियों की वजह से। ठीक है, खुद के ऑपरेशन या खुद के उसमें गलती हो, तो ये जो गलती होती है या ये जो हमारा लॉस होता है जब खुद की ही वजह से होता है, इंटरनली होता है, तो उसे हम इंटरनल डिसइकोनॉमीज बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेफर्स टू डिसएडवांटेजेस
of large scale disadvantages of large scale production which a firm has to suffer due to its own operation मतलब खुद की ही गलती की वजह से जब इनको लॉस हो जाता है लार्ज प्रपोर्शन में, तो वो हमारा क्या होता है, इंटरनल डिसइकोनॉमी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या होती है, समझ। इंटरनल का एक एग्जाम्पल समझ लो। मान लो हमारी कंपनी में लेबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा था या टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, मतलब वो डिसइकोनॉमीज जो हमारे में ही कमी थी, हमारी ही प्रोडक्शन में कमी रह गई थी या हमसे कोई गलती हो गई थी। मीन्स हमारे लेबर कोऑर्डिनेट या इफिशिएंट नहीं है, वो कोऑर्डिनेट एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो बहुत पुरानी और बहुत बेकार हो गई है, तो वो हमारी इंटरनल है। ये आपके एग्जाम्पल है। मान लो कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा है या टेक्नोलॉजी बेकार है हमारी, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इंटरनल डिसइकोनॉमीज के। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या बताती है बेटा, कि जब हमारी गलती ना होके पूरी इंडस्ट्री इस चीज को सफर कर रही हो, मतलब सिर्फ हम ही नहीं, सभी लोग एक चीज को लेके सफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे जो इनपुट्स हैं या जो हम रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, जब रॉ मटेरियल्स नहीं अवेलेबल होंगे तो कहाँ से हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हम जहां से रॉ मटेरियल मंगवा रहे थे या जो लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे वही अवेलेबल नहीं है, मतलब सिर्फ हम ही को ही लॉस नहीं हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है। मतलब हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं जो इस लाइन के प्रोडक्शन में है उन सबको लॉस हो रहा है। तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, मतलब जहां पे हमारी ना गलती होके पूरी इंडस्ट्री को लॉस हो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, सफर्ड बाय ऑल फर्म्स, मतलब जितनी भी फर्म जो